Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Gyan Ganj, and in this lecture we are going to study about Government of India Act 1935. अब इस एक्ट को बनाने के लिए हमने देखा था कि साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन पे बेस्ड था ये एक्ट, और साइमन कमीशन की रिकमेंडेशंस को डिस्कस करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी और फाइनली एक वाइट पेपर तैयार हुआ था जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविजंस थे. इट वाज सच अ लॉन्ग एक्ट, सच अ बिग एक्ट दैट इट कंसिस्टेड ऑफ 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स, है ना. और यही चल के एक फाउंडेशन बना था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट वी विल डिस्कस इन फर्दर लेक्चर्स. तो इसका जो पहला प्रोविज़न था दैट वाज अबॉलिशन ऑफ डायरकी, ठीक है, क्योंकि ये साइमन कमीशन के रिकमेंडेशंस पे बेस्ड था. दैट इज़ वाई ऑब्वियसली रिकमेंडेशंस का यहाँ पे फुलफिलमेंट किया जाएगा. तो अबॉलिशन ऑफ डायरकी किया गया, मतलब जो पॉलिटी थी ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड सब्जेक्ट की, हमने ये प्रीवियस लेक्चर्स में डील किया हुआ है डायरकी का टॉपिक, तो यू कैन गो देयर एंड वॉच इट. तो ये डायरकी जो है इसको ख़त्म कर दिया गया. ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट की जो पॉलिसी चल रही थी, पॉलिटी चल रही थी इंडिया के अंदर, उसको ख़त्म कर दिया गया एट प्रोविंसेस, और इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड एट सेंटर. तो डायरकी को प्रोविंसेस से ख़त्म करके सेंटर पे शिफ्ट कर दिया गया, सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, क्योंकि इट वाज वर्किंग एट द प्रोविंसेस, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि उनका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, और प्रॉफिट होने के लिए ये ज़रूरी था कि उनकी पकड़ बनी रहे, ठीक है, वो पावरफुल बने रहें. तो इसको प्रोविंसेस से ज़रूर ख़त्म कर दिया गया, बट एट द सेम टाइम इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंटर, और इससे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया गया इस एक्ट के थ्रू 1935 के अंदर, जो फाइनली इस्टेब्लिश होता है एज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट प्रोविंसेस इन 1937. 1937 को चुनाव होते हैं, और उसके बाद जो सरकारें बनती हैं प्रोविंसेस के अंदर, दे वर गिवन फुल ऑटोनॉमी, ठीक है. लेकिन इसके बाद ही ये डिसकंटिन्यू कर दी जाती है 1939 के टाइम पे, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था. इस एक्ट के थ्रू एक और कुछ और प्रोविजंस आए थे, जो थे आरबीआई, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट, और फेडरल कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट. ये फेडरल कोर्ट वही है जो आज का सुप्रीम कोर्ट हुआ था, ठीक है. तो इट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, और आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट भी किया गया था टू लुक आफ्टर दी मॉनेटरी पॉलिसीज़. इसके अलावा जो इंडियन काउंसिल हुआ करती थी, काउंसिल ऑफ इंडिया, जो इंडियन काउंसिल हुआ करती थी, उसको भी ख़त्म करने की बात की. प्रीवियस एक्ट में ये हुआ था कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिप्लेस किया गया था बाईकैमरलिज्म के थ्रू, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ 2 हाउसेस, है ना, 2 हाउसेस को इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट इज़ अपर हाउस एंड लोअर हाउस, और इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिमूव कर दिया गया था. अब इस एक्ट में क्या होता है कि जो वाइस रॉय को प्रोटेक्ट कर एडवाइस करने के लिए काउंसिल थी, दैट इज़ इंडियन काउंसिल, इट वाज आल्सो रिमूव्ड. इसके अलावा फेडरल पीएससी, प्रोविंशियल पीएससी एंड जॉइंट पीएससीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया. 1919 के अंदर जो प्रोविजंस आए थे उसमें क्या था कि पीएससी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, पब्लिक सर्विस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था सेंट्रल लेवल पे. अब यहाँ पे फेडरल लेवल, प्रोविंशियल लेवल एंड जॉइंट पीएससीज़ के लिए भी प्रोविजंस आए थे, ठीक है. अब मैं यहाँ पे फेडरल क्यों कह रहा हूँ, आप बोलेंगे कि सेंट्रल और फेडरल तो एक तरह से सेम ही हो जाते हैं, बिकॉज इसके अंदर एक और प्रोविज़न था फॉर द क्रिएशन ऑफ फेडरेशन. फेडरेशन के क्रिएशन के लिए एक प्रोविज़न आया था साइमन कमीशन के अंदर. तो इसके अंदर, इस फेडरेशन के अंदर ऑल इंडिया फेडरेशन बनाई जाने वाली थी, और इसके अंदर जो यूनिट्स होने वाले थे वो थे प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस, ठीक है. लेकिन इसको फाइनली प्रिंसली स्टेट्स ने अपोज किया, इसके लिए ये कभी भी इस्टेब्लिश नहीं हो पाया ये फेडरेशन, ठीक है. लेकिन यहाँ पे फेडरल पीएससी, प्रोविंशियल पीएससी और जॉइंट पीएससीज़ का प्रोविज़न आया, और वो फाइनली इस्टेब्लिश हुई.
इसके अलावा हम अब चलेंगे आज़ादी की तरफ, दैट इज़ February 20, 1947। इस दौरान ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली, जो कि लेबर्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव थे और ब्रिटिश पीएम भी थे, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि पावर का ट्रांसफ़र किया जाएगा टू द इंडियंस बाय 30 जून 1948। इसके अलावा आज़ादी के बाद जब फुल्ली ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसके बाद प्रिंसली स्टेट्स की पोजीशन को डिसाइड किया जाएगा, फाइनलाइज किया जाएगा। ये अनाउंसमेंट किया था उन्होंने 20 फरवरी 1947। ठीक है, एक्चुअली वी आर गोइंग टूवर्ड्स द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इसके सबऑर्डिनेट एक्ट की तरह आता है माउंटबेटन प्लान। 3 जून का माउंटबेटन प्लान था, जिसमें पार्टीशन की जो डिमांड थी मुस्लिम लीग की, उसको एक्सेप्ट किया गया। और इसके अलावा 2 डोमिनियन स्टेटस को बनाने की बात की गई। मतलब पार्टीशन के बाद भी, आज़ादी के बाद भी 2 डोमिनियन स्टेटस क्या होता है ये हमने देख रखा है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें जो नॉमिनल हेड होगा वो ब्रिटिशर्स का होगा, और जो रियल पावर होगी, जो डिफैक्टो रूलर होगा, जो रियल रूलर होगा इंडिया का, इंडियन नेशन का, ही विल बी एन इंडियन। तो इसको डोमिनियन स्टेटस बनाने की बात की गई तब तक जब तक इन दोनों कंट्रीज़ के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार नहीं हो जाते, तब तक के लिए इनको डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई थी। और प्रिंसली स्टेट को ये ऑप्शंस दिया गया था कि ये दोनों ही डोमिनियंस में से किसी भी एक डोमिनियन में शामिल हो सकते हैं या फिर इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो दिस वाज दी provisions of Mountbatten Plan, and it is a part of Indian Independence Act. So in a way we have started studying about Indian Independence Act. उसके डिटेल्ड प्रोविजंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होप यू